हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लॉ एंड जुडिशरी क्लासेस में। मैं शिवांगी गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से जारी रखते होंगे। आज हम बात करेंगे सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण के बारे में और आज के ही लेक्चर में हम लोग सारे के सारे जितने तरीके के ट्रायल होते हैं उन सब के एमसीक्यू को डील करने वाले हैं। ठीक है, तो जुड़ जाइए आज के क्लास से। और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं करा है तो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो आए समय समय पे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जैसा कि आपको पता है, वीडियो शुरू करने से पहले मुझे अपना फेस वाला रिकॉर्डर हटाना पड़ेगा ताकि आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन को डील कर पाए। और जैसे ही वीडियो खत्म होने वाला होगा मैं वापस से हाजिर होंगी वीडियो के फॉर्मेट में। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के अपने क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी चीज, अगर आपको मेरे साथ जुड़ करके पढ़ना है तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और इसके लिए जो है बहुत सारे बैचेस चलाए जाते हैं, जैसे कि आपके एलएलबी के सेमेस्टर के लिए, ठीक है, रिकॉर्डेड बैच चलाए जा रहे हैं जो मात्र 1,000 रुपए में है। और अगर उसका केवल और केवल आपको पीडीएफ लेना है सेमेस्टर का, एक सेमेस्टर का, तो मात्र 500 रुपए में फीस। और अगर आपको मेरे साथ 1 to 1 पढ़ना है एलएलबी के सेमेस्टर के लिए तो उसकी कीमत 5,000 रुपए है। ठीक है, 5,000 रुपए रखी गई है, चाहे आप ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन। ठीक है, वैसे ही यूपी एपीओ जुडिशरी की मंथली बैचेस चलाए जाते हैं मात्र 700 रुपए में। और अगर आपको यूपी एपीओ के लिए केवल प्री को टारगेट करते हुए पढ़ना है तो उसकी कीमत मात्र 5,000 रुपए रखी गई है, जिसमें हम लोग पूरी तरीके से सारे पांचों जो आपके पेपर हैं उसको कवर करेंगे, प्लस जीके जीएस को भी कवर करेंगे। ठीक है, और अगर आप यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस या यूपी एसआई, आरओ के लिए पढ़ना चाहते हैं लॉ के पेपर या जीएस, तो उसकी भी फीस मंथली मात्र 500 रुपए रखी गई है। कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो आप क्लास से जुड़ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यही एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी थी मुझे आप लोगों को। तो सबसे पहले देखा जाए तो ये कहता क्या है हमारा आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है हमारा सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण के बारे में, यानी कि ट्रायल के बारे में कि सेशन कोर्ट में जो है वो ट्रायल कैसे होता है, कहां से कहां तक है इसके बारे में प्रावधान। तो आपके 248 से लेकर के 260 में इसके संबंध में प्रावधान है। और चैप्टर नंबर क्या है हमारा, तो चैप्टर नंबर अभी हम नहीं बताएंगे इसलिए क्योंकि क्वेश्चन ही हमारा उसी पे बेस्ड है। ठीक है, क्या लिखा है क्वेश्चन? लिखा है कि बीएनएसएस के किस अध्याय में सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण के बारे में प्रावधान किया गया है। तो किसमें किया गया है? आपके चैप्टर 19 में किया गया है। ठीक है, 19। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कौन सी धारा सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण के बारे में प्रावधान करती है। तो अभी हम लोग देखे हैं ना क्या है, तो 248 से 260। ठीक है, इसके बारे में प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्र न्यायालय के समक्ष प्रत्येक विचारण में अभियोजन निम्नलिखित द्वारा संचालित किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? तो लोक अभियोजक यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट लिखा है कि कौन सी धारा प्रावधान करती है कि विचारण लोक अभियोजक द्वारा संचालित किया जाएगा। कौन बताता है ये सेक्शन? तो आपके 248 जो है वही बताता है। ठीक है, 248। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कौन सी धारा अभियोजन के मामले के कथन का आरंभ करने के बारे में बताती है? कौन बताता है, बताइए। तो आपके 249 जो है वो इसके बारे में प्रावधान करता है, ठीक है, 249। नेक्स्ट, कौन सी धारा उन्मोचन का प्रावधान करती है ना, डिस्चार्ज के बारे में? कौन बताता है? 260। नेक्स्ट है, धारा 250 के तहत मामले की सुपुर्दगी की तिथि से उन्मोचन के आवेदन को प्राथमिकता देने के लिए दी गई समय सीमा क्या है ना? उन्मोचन के लिए समय सीमा कितना दिया गया है? तो आपके 60 दिन दिया गया है, ठीक है, कितना? 60 दिन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सी धारा आरोप विरचित करने का प्रावधान करती है ना? फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के बारे में पूछ रहा है आपसे कि कौन सा सेक्शन इसके बारे में बताता है। तो आपके 251 जो है वो इसके बारे में बताता है, ठीक है। नेक्स्ट है, न्यायालय द्वारा किसके आधार पर आरोप विरचित किया जा सकता है ना? किस आधार पे किया जाएगा? तो पुलिस रिपोर्ट और उसके साथ भेजे गए दस्तावेज के आधार पर, ठीक है। क्या करेगा न्यायालय? चार्ज फ्रेम करेगा, यानी कि आरोप विरचित करेगा, ठीक है। सेक्शन 251 क्लॉज 2 के अनुसार 251 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी के तहत आरोप विरचित करने पर न्यायाधीश उपस्थित अभियुक्त को आरोप पढ़कर समझाएगा। कैसे समझाएगा ये आपसे पूछ रहा है। तो शारीरिक रूप से, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। सी कह रहा है या तो ए या बी, और डी कह रहा है कि मजिस्ट्रेट को आरोप नहीं पढ़ के समझाएगा और नहीं सुनाएगा। तो बताइए, तो सी जो है वो सही है, ठीक है, किसी भी फॉर्मेट में रखें। पहली सुनवाई की तिथि से सेक्शन 251 के तहत आरोप विरचित करने की समय सीमा क्या है ना? फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस जो है करना है, इसका टाइम पीरियड कितना है? तो 60 दिन, क्या 60 दिन के अंदर क्या करना है? चार्ज फ्रेम कर देना है, राइट। कौन सी धारा दोषी होने के अभिवचन पे दंड का प्रावधान करती है? तो किसी पर्सन ने क्या किया? दोषी होने का अभिवाद कर दिया, तो 252 बताता है इसके बारे में, ठीक है, 252। नेक्स्ट लिखा है, जब आरोप विरचित किया जाएगा तो उसे उपस्थित अभियुक्त को पढ़ के सुनाया और समझाया जाएगा। कैसे किया जाएगा ये आपसे पूछ रहा है। तो या तो भौतिक रूप से या ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, कैसे भी, ठीक है, कैसे भी। क्लियर। नेक्स्ट, कौन सी धारा अभियोजन के साक्ष्य से संबंधित प्रावधान करती है? कौन करती है? 254 जो है इसके बारे में प्रावधान करती है, ठीक है। नेक्स्ट, लिखा है, एक सत्र न्यायाधीश विचारण के दौरान बीएनएसएस की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत निर्णय सुनाए जाने के पूर्व ही अभियुक्त को दोषमुक्ति का आदेश दे सकता है ना, छोड़ सकता है? कब? तो आपके 255, ठीक है। नेक्स्ट, लिखा है, धारा 232 के तहत ये आपका सीआरपीसी दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे आपको मतलब नहीं रखना है, आपको मतलब क्या रखना है कि दोष मुक्ति अगर नहीं की जाती है, ठीक है, बीएनएसएस के तहत, तो क्या होगा, ठीक है। न्यायालय क्या करने को कहता है, क्या करने को कहेगा? प्रतिरक्षा करने को कहेगा, ठीक है। कि आप क्या करिए? अपना बचाव करिए। अगर किसी को दोष मुक्त नहीं किया जाता है, किसमें? 255 के तहत, ठीक है, 255 के तहत अगर दोष मुक्त नहीं किया था यहाँ बीएनएसएस के, तो क्या कहेगा? न्यायालय कहेगा कि भाई तुम अपना बचाव करो, प्रतिरक्षा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, किसी मामले का विचारण समाप्त होने के बाद
निम्नलिखित में से कौन सा आदेश पारित किया जा सकता है? ठीक है, विचारण समाप्त होने के बाद, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। कौन सा आदेश पारित किया जाएगा? तो या तो दोष सिद्धि का या दोष मुक्ति का, ठीक है। उसके बाद डिस्चार्ज वगैरह का कोई खेल नहीं है। डिस्चार्ज कब होता है? जब चार्ज फ्रेम अभी नहीं हुआ है तब। चार्ज फ्रेम हो गया तो अब विचारण की समाप्ति होगी, तो दो ही चीज होगा, या तो दोष मुक्त किया जाएगा उसको, या दोष सिद्ध किया जाएगा। ठीक है, यही दो चीज किया जाता है, दूसरा कोई और उपाय नहीं। नेक्स्ट लिखा है कि 259 पूर्व दोष सिद्धि के परिणाम स्वरूप वर्धित दंड के दायित्व के मुद्दे पर प्रक्रिया का एक विशेष रूप बनाती है। इस धारा किन विचारण पे लागू है ना? ये जो बात है वो किस विचारण पे लागू होगा ये पूछ रहा है। तो केवल और केवल किससे? सेशन न्यायालय। ठीक है, सेक्शन दे दिया है ना, तो इसलिए सेशन न्यायालय। नेक्स्ट सेक्शन 258 के तहत निर्णय अंतिम बहस पूरी होने की तिथि से कुछ दिनों की अवधि के भीतर दिया जाएगा, है ना। डिसीजन कितने दिन के अंदर दिया जाएगा ये पूछ रहा है। कितने दिन के अंदर? तो 30 डेज, विद इन 30 डेज दे देना है। नेक्स्ट आगे क्या लिखा है? सेक्शन 258 के तहत निर्णय देने की अवधि के कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने की अवधि को क्या किया जाएगा? बढ़ाया जा सकता है। और ये जो अवधि है कितना बढ़ाया जाएगा? तो 45 दिन से ज्यादा नहीं, ठीक है, 45 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्या लिखा है कि धारा 222 क्लॉज 2 के तहत आरंभ किए गए मामलों के लिए कौन धारा जो है प्रक्रिया का निर्धारण करता है? कौन करता है? तो आपके 260, 260 बता। नेक्स्ट यदि न्यायालय की राय में आरोप लगाने का उचित कारण नहीं था तो 260 के तहत प्रतिकर की अधिकतम राशि क्या होगी, है ना। जुर्माना अगर कह दे कि तुम क्या करो उसको प्रतिकर दो, तो कितना? 5,000 रुपए। ठीक है, कितना? 5,000 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण वाला पार्ट खत्म होता है और उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू बनने थे वो सब हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों का विचारण। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है सेक्शन आपका? तो 261 से 273 तक है। ठीक है, और चैप्टर कौन सा है तो अभी हम लोग देखेंगे। क्या लिखा है कि किस अध्याय में मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों के विचारण के बारे में बात किया गया है? किसमें किया गया है? चैप्टर नंबर 20। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लिखा है कि किन धाराओं में वारंट मामलों में विचारण की प्रक्रिया दी गई है? किसमें दी गई है बताइए। तो अभी हम लोग देखे हैं 261 से 273। लिखा है कि कौन सी धारा प्रावधान करती है कि पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किसी भी वारंट मामले में अभियुक्त की हाजिरी पर मजिस्ट्रेट खुद को संतुष्ट करेगा कि 223 के प्रावधानों का अनुपालन हो गया है। कौन सी धारा ये बात कहती है? तो 261 जो है वो इसके बारे में बात करता है। क्लियर? क्वेश्चन है कि किस स्थिति में अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा, है ना, कब छोड़ा जाएगा, डिस्चार्ज किया जाएगा? कब? 262 के अकॉर्डिंग। ठीक है, 262। नेक्स्ट क्या लिखा है कि अभियुक्त को किस अवधि के भीतर उन्मोचन आदेश दाखिल करना होगा, है ना, कितने टाइम के अंदर करना है ये पूछ रहा है आपसे। तो कब तक? तो 60 दिन के अंदर। ठीक है, उन्मोचन का जो है आपका प्रतिलिपि या डॉक्यूमेंट दाखिल कर देना है। ठीक, कौन सी धारा आरोप विरचित करने का प्रावधान करती है? कौन सी धारा करती है? तो 263 करो। 263 लिखा है 263 के तहत कितने दिन के भीतर
क्या किया जाएगा, चार्ज फ्रेम कर दिया जाएगा। कितने दिन के भीतर, 60 दिन। ध्यान रखिएगा ये। लिखा है कि पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामलों में विचारण कब प्रारंभ होता है ना। तो कब प्रारंभ होता है आपका विचारण, आरोप विरचित हो गए हैं तब। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है जब पुलिस रिपोर्ट के अलावा किसी अन्य वारंट मामले में अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है, लाया जाता है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला लिखा है खुद को संतुष्ट करेगा कि 230 का अनुपालन हुआ है या नहीं। दूसरा कह रहा है यदि अभियुक्त उस क्षेत्र से परे स्थान में रह रहा है जिनमें वह अपने अधिकारिता का प्रयोग करता है तो उसके विरुद्ध प्रक्रिया स्थगित कर देगा। नेक्स्ट कह रहा है आपका नेक्स्ट कह रहा है या तो स्वयं मामले की परीक्षा करे या यह तय करे कि उद्देश्य से किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण करने का निर्देश और आगे बढ़ाने का पर्याप्त आधार नहीं है। लास्ट कह रहा है आपका कि अभियोजन की सुनवाई के लिए आगे बढ़ाएगा और ऐसे सभी साक्ष्य देगा जो अभियोजन के समर्थन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। क्लियर, चलिए क्या लिखा है, कौन सी धारा दो सिद्ध होने के अविवाद पर दंड का प्रावधान करती है। कौन सी धारा करती है, 264 करती है। 265 के तहत साक्षी की परीक्षा ऑडियो वीडियो माध्यम से निर्दिष्ट स्थान पे किया जा सकता है। कहाँ किया जाएगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो जो स्टेट गवर्नमेंट क्या करे, डिसाइड करे। ठीक है, नेक्स्ट है यदि वारंट मामले के विचारण में मजिस्ट्रेट अभियुक्त को दोषी नहीं पाता तो वह क्या करेगा, बताइए। तो वह उसे दोष मुक्त कर देगा। ठीक है, अगर दोषी नहीं पाएगा तो क्या करेगा, दोष मुक्ति करेगा। कौन सी धारा प्रतिरक्षा साक्ष्य से संबंधित है। ठीक है, कौन सी धारा है, 266। नेक्स्ट, पुलिस रिपोर्ट के सिवाय अन्यथा संस्थित किए गए मामले के संबंध में निम्नलिखित में से किस धारा के तहत आरोप घोषित किया जाएगा। ठीक है, यानी पुलिस रिपोर्ट के अलावा वाले मामले में कब किया जाएगा, 269 के अकॉर्डिंग। ठीक है, 269। नेक्स्ट, क्वेश्चन है सेक्शन 269 के तहत जहां अभियोजन को अवसर देने के बावजूद और सभी उचित उपाय करने के बाद यदि धारा 269+5 के तहत अभियोजन साक्षी की उपस्थित होती है और 269+6 प्रति परीक्षा के लिए संरक्षित नहीं किया जा सकता है तो होगा क्या, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, पहला कह रहा है मजिस्ट्रेट मुख्य परीक्षा के साक्ष्य पर विचारण नहीं करेगा क्योंकि प्रतिरक्षा नहीं की गई है, नहीं भाई। दूसरा कह रहा है मजिस्ट्रेट विस्तारित अवसर देगा। तीसरा कह रहा है यदि माफ कीजिएगा यह माना जाएगा कि ऐसे साक्षी की प्रतिरक्षा हो चुकी है और मजिस्ट्रेट अभियोजन साक्षी को बंद कर सकता है। लास्ट कह रहा है यह माना जाएगा कि उपलब्ध न होने के कारण ऐसे साक्षी की परीक्षा नहीं की गई थी और मजिस्ट्रेट लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के आधार पर अभियोजन को साक्ष्य को बंद करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही। नेक्स्ट, क्वेश्चन है दो सिद्धि पर मजिस्ट्रेट द्वारा दंडादेश पर सुनवाई आवश्यक है। ठीक है, कब है, तो बीएनएसएस के सेक्शन 271 क्लॉज 2 के तहत वारंट मामलों के विचारण में। ठीक है, क्वेश्चन है परिवादी की अनुपस्थिति से संबंधित कौन सा सेक्शन जो है, कौन सा है, 270। ठीक है, 270।
लिखा है यदि परिवादी वारंट मामले की सुनवाई के लिए निर्धारित दिन पर उपस्थित नहीं है, सॉरी माफ कीजिएगा, अनुपस्थित है, तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त को उन्मोचित कर सकता है। यदि कब करेगा? तो अगर परिवार पे कार्यवाही शुरू किया गया है और संज्ञेय मैटर है और समन्वय टाइप का है, विचारण यानी कि आपके जो है चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है, तो फिर सब क्या तभी मान। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है क्या लिखा है 272 के तहत मामले की सुनवाई के लिए नियत दिन पर परिवादी की अनुपस्थिति के मामले में मजिस्ट्रेट कितने दिनों का सूचना देकर अभियुक्त को उन्मोचित कर सकता है? कितने दिन का? 30 दिन का। नेक्स्ट लिखा है यदि परिवादकर्ता मामले की सुनवाई के लिए निर्धारित दिन पर अनुपस्थित है, तो मजिस्ट्रेट अपने विवेक से कुछ परिस्थितियों में अभियुक्त के आरोप मुक्त कर सकता है। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में आरोप मुक्त नहीं किया जा सकता है? क्या कब नहीं करेगा? कब नहीं करेगा? जब चार्ज फ्रेम कर दिया है तब। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है उचित कारण के बिना अभियोग के लिए प्रतिकर मजिस्ट्रेट द्वारा दिलाया जाता है। कौन सी धारा में? तो 273 में। ठीक है, अगर बिना मतलब का आप केस फाइल कर दिए परेशान करने के लिए तो लिखा है कि प्रतिकर की वह राशि जो मजिस्ट्रेट बीएनएसएस की धारा 273 के तहत परिवादी या सूचना दाता बिना किसी उचित कारण के अभियोग के लिए संदाय करने का निर्देश देगा। कितना रुपए का? ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो कितने रुपए का? जैसा कि निर्धारित कर सकता है, लेकिन जुर्माने की राशि से अधिक नहीं लगाने का इसे अधिकार है। ठीक है, जरूरत से ज्यादा नहीं लगता। ठीक है, ध्यान रखिए। क्या लिखा है? यदि सेक्शन 273 के तहत प्रतिकर देने का आदेश दिया गया है, व्यक्ति जिसके संदाय करने में सक्षम नहीं है, तो उसे दंडित किया जाएगा। कितने सजा से? तो 3 दिन से अनधिक का। ठीक है, कैसा? साधारण तरह। लिखा है सेक्शन 273 क्लॉज 5 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसे उचित कारण के बिना अभियोग के लिए प्रतिकर देने का निर्देश दिया गया है, वह होगा। क्या होगा? तो उसके द्वारा दी गई परिवाद या दी गई सूचना के संबंध में किसी भी सिविल या दांडिक दायित्व से छूट नहीं दी जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। क्या लिखा है? 273 क्लॉज 2 के तहत पारित द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है ताकि प्रतिकर का संदाय किया जा सके। कितने? तो 2000। ठीक है, 2000। नेक्स्ट है 273 में दिए गए प्रावधान लागू होंगे। क्या इसमें? तो चाहे समन मामला हो या वारंट मामला, सब में। नेक्स्ट, तो यहाँ पे जो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है जो बताता है मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों का विचार। ठीक है, कि समन ट्रायल कैसे होगा इसके बाद। चैप्टर कौन सा है हमारा? तो चैप्टर नंबर हमारा पूछ रहा है यही क्वेश्चन कि समन मामलों में चैप्टर कौन सा है, अध्याय कौन सा है। तो चैप्टर नंबर आपका 21। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है समन मामलों की प्रक्रिया कहाँ की गई है। ठीक है, कहाँ से कहाँ? तो 274 से 280 तक। 274 से 280 लिखा है समन प्रक्रिया दंडनीय अपराधों के लिए बनाई जाती है। कैसे अपराधों के लिए ये पूछ रहा है? तो ऐसे अपराध जिनमें 2 वर्ष तक का कारावास हो सकता है उसके लिए। ठीक है, कौन सी धारा प्रावधान करती है कि समन मामले में अभियुक्त को आरोप का सारांश बताया जाएगा? कौन बताता है? 274। नेक्स्ट है
क्वेश्चन है 274 के तहत मजिस्ट्रेट किन परिस्थितियों में अभियुक्त को निर्मुक्त कर सकता है? ठीक है, तो कब कर सकता है? यदि मजिस्ट्रेट आरोप को निराधार समझता है तो अभियुक्त को क्या करेगा? निर्मुक्त कर देगा। ठीक है, मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों के विचारण के संबंध में कौन सा कथन सही है? क्या ये आपसे पूछ रहा है। तो न्यायालय को अभियुक्त को सुनने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है और वो अपराध का उसमें विवरण उसे बताया जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों के विचारण में क्या किया जाएगा? तो केवल आरोप का सार बताया जाएगा। ठीक है, उसमें चार्ज फ्रेम करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट है, जब किसी समन मामले में अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है, ठीक है, तो इस कंडीशन में होगा क्या? ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला लिखा है कि अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप का वर्णन करके यह बताकर अपना मामला शुरू करेगा कि किस सबूत से अभियुक्त के अपराध को साबित करने का प्रस्ताव है। दूसरा कह रहा है मजिस्ट्रेट अभियुक्त के विरुद्ध लिखित रूप से आरोप तय करेगा यदि पुलिस और उसके साथ भेजे गए दस्तावेज पर विचार करने और ऐसे परीक्षा करने पर जो मजिस्ट्रेट आवश्यक समझे मजिस्ट्रेट की राय है कि यह मानने का आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया है। तीसरा कह रहा है आपसे कि जिस अपराध के लिए उस पर आरोप लगाया गया है उसका विवरण पूछा जाएगा कि क्या वह दोषी होने का विवाद करता है या प्रतिरक्षा का विकल्प चुनता है, लेकिन औपचारिक आरोप तय करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यही सही है क्योंकि भाई चार्ज फ्रेम करने की जरूरत नहीं है, बस ये पूछ लिया जाएगा कि वो अविवाद करने को तैयार है या प्रतिरक्षा करना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट है मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों के विचारण में अभियुक्त को उन्मोचित करने का प्रावधान है ना, तो कब है ये आपसे पूछ रहा है और किस सेक्शन में? तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, लिखा है समन मामलों में जब अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है तो यह आवश्यक नहीं होगा। क्या आवश्यक नहीं होगा ये पूछ लिया। एक औपचारिक आरोप विरचित करें, क्या ये जरूरी नहीं, चार्ज फ्रेम करना जरूरी नहीं। नेक्स्ट है कौन सी धारा समन मामलों के विचारण में दोषी होने के अविवाद पर दंड का प्रावधान करती है? yes, कौन करती है? 275। नेक्स्ट, कौन सी धारा परिवादी के हाजिर न होने या मृत्यु के परिणाम का प्रावधान करती है? तो आपके 279 तक। नेक्स्ट है समन मामलों में परिवादी के होने हाजिर न होने या मृत्यु की स्थिति में मजिस्ट्रेट परिवादी को हाजिर होने के लिए कितने दिनों की सूचना के बाद अभियुक्त को क्या करेगा? दूसरे कर देगा। ठीक है, तो माफ कीजिएगा 30 दिन। नेक्स्ट है बीएनएसएस का कौन सा प्रावधान परिवार को वापस लेने के संबंध में प्रावधान करता है? कौन करता है? 200। यस, लिखा है जब मजिस्ट्रेट की अनुमति से धारा 280 के तहत परिवार वापस ले ली जाती है तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? मजिस्ट्रेट तो अभियुक्त को दोष मुक्त कर देगा। नेक्स्ट, 280 के तहत संस्थित एक आवेदन की अनुमति इसलिए अभियुक्त होगा। ठीक है, क्या होगा? तो आपके दोष मुक्त होगा। ठीक है,
यहाँ 2 से मुक्त कर लीजिए, इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है, 2 से मुक्त। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, परिवाद वापस लेने का परिणाम यह होगा, क्या होगा? पहला कह रहा है उस मामले में अभियुक्त को दोषमुक्त करना जहां अभी तक आरोप विरचित नहीं किया गया, उन मामलों में अभियुक्त को दोषमुक्त करना जहां आरोप विरचित हो चुके हैं। नेक्स्ट है अभियुक्त को दोषमुक्त करना भले ही आरोप विरचित न किया गया हो, ठीक। और लास्ट कह रहा है कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। लिखा है कौन सी धारा कतिपय मामलों में, कतिपय मतलब होता है कुछ, ठीक है, कुछ मामलों में कार्यवाही रोकने की शक्ति का प्रावधान करता है, तो 281। समन मामलों को वारंट मामलों में बदलना किस सेक्शन के अकॉर्डिंग हो सकता है, तो 282 के, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है न्याय हित में एक मजिस्ट्रेट के पास समन मामलों को वारंट मामलों में रूप में विचारण की शक्ति है जिसमें विचारित किए जाने वाला अपराध कारावास से दंडनीय है, ठीक है, तो 6 माह से अनधिक, ठीक है, 6 माह से अनधिक। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मजिस्ट्रेट को समन मामलों को वारंट मामलों में संपरिवर्तन की शक्ति कब है, तो न्याय हित में, ठीक है, जब न्याय करना जरूरी है तो उस मामले। नेक्स्ट है किस विचारण में अभियुक्त की दंडादेश पर सुनवाई आवश्यक नहीं, तो समन मामलों में जो है उसमें जरूरी नहीं है, ठीक है, समन मामले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 281 के तहत कार्यवाही रोकी जा सकती कब, तो किसी परिवाद के सिवाय अन्यथा आरंभ किए गए समन मामलों में, ठीक है। नेक्स्ट है क्या परिवाद के सिवाय किसी अन्य तरीके से आरंभ किए गए समन विचारण में प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट कार्यवाही रोक सकता है और निर्णय सुनाए बिना अभियुक्त को उन्मोचित कर सकता है, ठीक है, किस कंडीशन में, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो हाँ, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए और मुख्य साक्ष्यों की साक्ष्य अभिलिखित नहीं किए गए, ठीक है। नेक्स्ट है किसी दांडिक मामले में कार्यवाही रोकने का प्रभाव होता है, क्या होता है प्रभाव, ये पूछ, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ठीक, कि दोषमुक्त करना जहां मुख्य साक्षी साक्ष्य अभिलिखित किया गया और अन्य सभी मामलों में विवेचित करना जहां मुख्य साक्षी अभिलिखित नहीं किया है, साक्ष्य, ठीक है, अभिलिखित नहीं किया गया है। नेक्स्ट हम लोग किस पे आते हैं, संक्षिप्त विचारण, ठीक है, समरी ट्रायल जिसे कहते हैं, कहां से कहां तक है, तो 283 से लेकर के 288 तक। और चैप्टर नंबर कौन सा है हमारा, दो चैप्टर नंबर हमारा है 28, ठीक है, 22। चलिए नेक्स्ट है लिखा है संक्षिप्त विचारण से संबंधित जो सेक्शन है वो कहां से कहां तक है, अभी हम लोग देख रहे हैं 283 से 288 तक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय बीएनएसएस की धारा 283 में उल्लिखित संक्षिप्त विचारण कर सकता है, कौन कर सकता है, तो सीजेएम और जेएम फर्स्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है 283 के अनुसार चोरी या चोरी की संपत्ति प्राप्त करने, छुपाने, व्ययनीत करने अपराध का संक्षिप्त विचारण चोरी की मूल्य की संपत्ति कितनी अधिक नहीं होनी चाहिए, तो कितनी, 20,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट लिखा है 283 क्लॉज 2 प्रावधान के अनुसार यदि कोई मजिस्ट्रेट सेक्शन 283 क्लॉज 3 के तहत किसी मामले में संक्षिप्त विचारण करने का निर्णय लेता है, ठीक है, तो कब लेगा ये पूछ रहा है आपसे, तो कब, जब कोई अपील नहीं होगी तब, ठीक है। नेक्स्ट 284 के अनुसार उच्च न्यायालय केवल जुर्माने या 6 माह से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय किसी भी अपराध का संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति है, ठीक है, किसे है, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ठीक है, द्वितीय वर्ग। नेक्स्ट लिखा है कि कौन सी धारा द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण करने का प्रावधान करता है, कौन करता है, तो 284, ठीक है, 284। नेक्स्ट है बीएनएसएस के तहत द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट को संक्षिप्त विचारण करने के लिए कौन सशक्त करता है, ठीक है, ऑथराइज कौन करता है, तो हाईकोर्ट करता है, ठीक है, जेएम सेकंड। नेक्स्ट है कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग यदि उचित समझता है तो सेक्शन 283 के तहत निम्नलिखित अपराधों का संक्षिप्त विचारण कर सकता है, ठीक है, पूछ रहा है किसका, तो सभी का कर सकता है, ठीक है, सभी, ये भी, ठीक है, सब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है किसी अपराध पर संक्षेप में विचारण किया जा सकता है यदि वह इससे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय नहीं, कितने से, तो 3 वर्ष। नेक्स्ट लिखा है कि किसका जो है संक्षिप्त विचारण नहीं किया जा सकता है, तो अभी हम लोग देखे हैं 3 वर्ष से अधिक का नहीं, इसका मतलब यही होगा ऑप्शन। नेक्स्ट संक्षिप्त विचारण के लिए प्रक्रिया किस धारा के अंतर्गत बताया गया है, किसमें, तो 285। नेक्स्ट संक्षिप्त विचारण में न्यायालय को किस विचारण प्रक्रिया का अनुपालन करना होगा, किसका, तो जैसे कि समन मामला हो वैसा। नेक्स्ट बीएनएसएस के तहत संक्षिप्त विचारण में कारावास की अधिकतम अवधि दिया जा सकता है, कितना, तो 3 महीने, ठीक है, 3 माह। तो चलिए यहाँ पे हमारा ट्रायल पूरा कंप्लीट होता है, ट्रायल का पूरा एमसीक्यू, ठीक है। तो चलिए उम्मीद है आज का एमसीक्यू वाला लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो आए समय समय पे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू के सेशन।